अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अब हमारा जो न्यूज़ थी कि जो सी है हमारा वो रेड होता जा रहा है, सी टर्निंग रेड इन पौंडीचेरी। ये न्यूज़ आई थी, बहुत न्यूज़ चली है ये वाली कि जो पौंडीचेरी का सी है वो रेड होता जा रहा है। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च बीइंग इन इन्वेस्टिगेशन। तो ये समुद्र जो है पौंडीचेरी के आसपास वाला वो लाल क्यों हो रहा है, इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने रिसर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इसका कारण पता चला कि सीवेज मिक्सिंग समुद्र में हो रहा है, सीवेज मिक्सिंग हमारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ ओशन करेंट्स एंड आर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कोस्टल वाटर में एल्गल ब्लूम हो गया। क्या हो गया? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम की वजह से जो हमारा कोस्टल वाटर है वो कैसा होता जा रहा है, एल्गल ब्लूम की वजह से जो हमारा कोस्टल वाटर है कैसा होता जा रहा है, रेड होता जा रहा है पौंडीचेरी के आसपास। तो अब कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रेड टाइड, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ते हैं। जब ये न्यूज़ में आया कि पौंडीचेरी के पास का समुद्र लाल हो रहा है, तो अब हमें जानना चाहिए कि एल्गल ब्लूम क्या होता है। एल्गल ब्लूम की वजह से लाल हुआ, तो अब एल्गल ब्लूम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा रेड टाइड, जैसे हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। देखो, तुमको पता होगा कि यूट्रिफिकेशन होता है जब मेरे न्यूट्रिएंट्स वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। जैसे कि पॉन्ड होता है कोई, पॉन्ड में अगर मेरे खेत में से फर्टिलाइजर्स पॉन्ड में पानी बह के आ जाए तो पॉन्ड में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये पता है ना, फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स मेरे पॉन्ड में आ जाएंगे। अब वो न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से मेरे पॉन्ड में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट पैदा हो जाएंगे, है ना, एल्गी जिसको हम बोलते हैं। और वो इतने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे कि एल्गी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट पैदा हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। ठीक है ना। तो जब ये बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम पैदा होते हैं, जो कि अब वो एल्गल ब्लूम इतने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पॉन्ड में चारों तरफ पूरा पॉन्ड ढक जाएगा एल्गल ब्लूम से। समुद्र वो सनलाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी अब नीचे तक। जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी नीचे तक, तो क्या होगा, जो मरीन जानवर से मरने लग जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम बोलते हैं। एल्गल ब्लूम तो है पर वो बहुत हार्मफुल है, रेड टाइड। ठीक है। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम अकर व्हेन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी ग्रोज एक्सेसिवली इन अ बॉडी ऑफ वाटर। इसे हार्मफुल एल्गल ब्लूम और क्यों कहते हैं, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो मेरी एल्गी है वो कैसी एल्गी है मेरी, वो क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी है। ठीक है। टॉक्सिन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एल्गी जो मेरी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होने लग जाए वाटर के अंदर। ठीक। अब आगे चलते हैं। द एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ और एल्गल ब्लूम बिकम्स विजिबल टू द नेक्ड आइज। देखो, तुम देखना जाके पॉन्ड में, तुमने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं पॉन्ड में हमारे में। तो इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं साफ। और ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एल्गी। कौन सी एल्गी है उस पर डिपेंड करता है। अब रीज़न क्या है, कारण क्या है, जो अभी हमने समझा वो इसका कारण है। जैसे कि अब हम कारण समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला कारण है कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मेरे पॉन्ड में बह के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट्स बह के आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र बह के आ रहा है, वो मेरे पॉन्ड में जा रहा है। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इन द वाटर बॉडीज़ ऑफन लीड टू एल्गल ब्लूम। जब मेरा बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, देखो जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने खेतों में, तो हमारे खेत फर्टिलाइज़र में होता क्या है, हमारे फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को कौन लेता है, पेड़ लेता है। क्योंकि हमारे पेड़ को क्या चाहिए, हमारे पेड़ को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे पेड़ को चाहिए। ठीक है। तो हमारा पेड़ क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, वो उसकी क्षमता है उसे लेना। तो जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन किसी भी तरीके से पॉन्ड में बह के आ जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, हमारा एल्गल ब्लूम होता है। दूसरा कारण है टेम्परेचर की वजह से। अगर मेरे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वार्मर टेम्परेचर हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव होता है एल्गी ग्रोथ के लिए। सही बात है, पेड़ों को सनलाइट चाहिए। सनलाइट ज़्यादा, जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे वो। और फोटोसिंथेसिस अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, स्टेगनेंट वाटर। हाँ, अगर रुका हुआ पानी रहेगा तो रुके हुए पानी में न्यूट्रिएंट्स मेरे कंसनट्रेट कर जाएंगे ना बड़े आसानी से, वहाँ डिज़ोल्व कर जाएंगे। देखो, अगर बेहतर नदी है, नदी में तुमने कभी देखा है कि नदी में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ उगाए हैं? नहीं ना, नदी में नहीं उगते। कहाँ उगते हैं, पॉन्ड में, या फिर जो नाले होते हैं वहाँ छोटे बहुत पेड़ उगते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही स्लो बहता है नाले का।
तो इसका कारण क्या है कि वाटर जो है रुका हुआ होना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर। जितना ज़्यादा स्टेगनेंट वाटर होगा उसमें उतनी ज़्यादा एल्गी ब्लूम मेरा ग्रो करेगा। नेक्स्ट है मेरा लाइट कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा उसे लाइट मिलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एल्गी ग्रोथ में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। पीएच लेवल, नेक्स्ट है पीएच लेवल। तो ये हमारे पॉइंट है, पहला न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन था, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा स्टेगनेंट वाटर, चौथा लाइट कंडीशन और पांचवा पीएच लेवल। पीएच लेवल भी बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। जो एक मेरी पीएच स्पेसिफिक पीएच रेंज है, जैसे कि मेरी यूजुअली क्या होती है, अल्काइन वाली पीएच रेंज होती है जो कि ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। किसके? एल्गी के। तो एल्गी की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए क्या है, एक मेरी पीएच की स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज वाली अगर उसे वो रेंज मिलेगी तो मेरा बहुत तेज़ी से एल्गी ग्रो करेगा। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लो ऑक्सीजन लेवल कैन समटाइम्स फेवर सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गी। देखो कुछ एल्गी होती हैं, ऐसे होते हैं जो लो ऑक्सीजन लेवल पर ग्रो कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल भी मैटर प्ले करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। देखो ये सारा कारण मैक्सिमम जो रोल प्ले करती है वो ह्यूमन एक्टिविटी ही प्ले करती है। इंसानों के द्वारा ही तो फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और इतने ज़्यादा बह के जा रहे हैं पॉन्ड्स के अंदर। तो हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो गया, हमारे घरों से पानी निकलता है। हमारे घरों से ही जो पानी निकल रहा है उसमें भी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, मेन्योर वगैरह। तो वो हो गया हमारा। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जो निकलता है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ से फॉस्फेट नाइट्रेट डायरेक्ट निकलता है, वही हमारे न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक टेक्नोलॉजी है हमारी, एल्गल ब्लूम समझ लिया हमने। अब एक टेक्नोलॉजी हमारी आयरन फर्टिलाइजेशन। अभी आयरन फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो आयरन फर्टिलाइजेशन इज़ द इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट्स लाइक आयरन सल्फेट टू आयरन पुअर एरियाज ऑफ द ओशन सरफेस टू स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन। देखो हम यहाँ पे जान के कर रहे हैं, हम जान के क्या कर रहे हैं, हम जान के आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मेरे कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें आयरन का कंटेंट अच्छा खासा है, उन जैसे कि सल्फेट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उन कंपाउंड्स को समुद्र में ले जाके छोड़ दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। सल्फेट वगैरह मैंने स्प्रे कर दिया, ऐसा मान के चलो समुद्र में एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ मुझे पता है कि आयरन कंटेंट कम है। जिससे क्या होगा, जब वहाँ आयरन कंटेंट अच्छा खासा मिलेगा तो वहाँ पे मेरे फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होगा, उस रीजन में फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा वहाँ पर, देखो फाइटोप्लैंक्टन तुम जानते हो ना, जो मेरे छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना समुद्र के, उसे मैं फाइटोप्लैंक्टन बोलता हूँ। ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेड़ ग्रो कर जाएंगे तो उस रीजन में क्या होगा, जू प्लैंक्टन आएंगे, जू प्लैंक्टन आएंगे तो क्रस्टेशियंस आएंगे, क्रस्टेशियंस आएंगे तो स्मॉल फिश आएगी, स्मॉल फिश को खाने बिग फिश आएगी, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये एक्सेलरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन को। कैसे? अब जो मेरे प्लांट है, मेरे प्लांट क्या करेंगे, जब फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो CO2 लेंगे। वो प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है। CO2 अगर लेगा प्लांट तो CO2 ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वो ख़त्म कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में से। ठीक है। तो अगर अब कभी तुम आंसर लिखोगे मेंस के पेपर में तो कि CO2 हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आयरन फर्टिलाइजेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आयरन फर्टिलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उसमें से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन फर्टिलाइजेशन से फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। हमें पता है आयरन क्या है, आयरन इज़ अ ट्रेस एलिमेंट जो कि नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए हमने आयरन फर्टिलाइजेशन किया। आयरन हमने क्यों वहाँ पर आयरन के पार्टिकल्स डाले, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्यों हमने डाले, क्योंकि आयरन जो है एक ट्रेस एलिमेंट है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, बहुत नेसेसरी है। किसके लिए नेसेसरी है, बहुत फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इन वेराइटी ऑफ लोकेशन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। ठीक है। तो ये देखो आयरन के बारे में पूछ सकता है, क्या आयरन सॉल्युबल होता है पानी में? और तुम देखो खुद देखो, क्या आयरन जो है तुमने कभी देखा पानी में घुल गया? नॉर्मली नहीं घुलता। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शंस, जब तुम पढ़ोगे क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी केमिस्ट्री में, तो तुम वहाँ देखोगे कि आयरन जो है मेरे उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आयरन वाटर के साथ कब रिएक्ट करता है, जब वाटर भी कैसा होना चाहिए, स्टीम फॉर्म में होना चाहिए, और आयरन भी जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होना चाहिए, जब जाके वाटर रिएक्ट कर पाता है आयरन से। तो इसलिए आयरन क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है। इनसॉल्युबल इन सी वाटर, आयरन डिजॉल्व नहीं होता। और मेरे फाइटोप्लैंक्टन के लिए किसकी तरह काम करता है, ये मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है आयरन। समझ में आ गया? हमने पढ़ लिया आयरन फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है मेरी क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अब क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होती है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग वर्ड तुमको सुनने को मिलेगा, क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अब इसको समझते हैं क्लाइमेट इंजीनियरिंग होता क्या है।
ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए और सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के लिए, सोलर इंजीनियरिंग के लिए भी। मतलब क्लाइमेट इंजीनियरिंग वर्ड अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए भी यूज़ होता है, कहीं ये सोलर इंजीनियरिंग के लिए भी यूज़ होता है। देखो सोलर इंजीनियरिंग हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन का मैनेजमेंट होता है सोलर इंजीनियरिंग, अभी आगे पढ़ेंगे। पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए पढ़ते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बायोचर। बायोचर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की एक टेक्नोलॉजी है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट इंजीनियरिंग। मतलब क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है, हम जो है क्लाइमेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे रिमूव कर सकते हैं उसका एक टॉपिक है, एक पार्ट है बायोचर से। बायोचर एक मेथड है, इसमें क्या है, हम हाई कार्बन रेसिड्यू प्रोड्यूस थ्रू पायरोलाइसिस। बायोचर में क्या करते हैं, हम हाई कार्बन रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं पायरोलाइसिस टेक्नोलॉजी से। पायरोलाइसिस टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, हम हाई कार्बन रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं, हाई कार्बन रेसिड्यू। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मेरी डायरेक्ट कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लें, कैप्चर कर लें, और उसे डायरेक्ट कैप्चर करने के बाद समुद्र के जो क्या बोलते हैं सी बेड है, हम सी बेड में स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। तो इसमें क्या है, कैप्चर CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द एयर फॉर सिक्वेस्ट्रेशन, यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को हम कैप्चर कर लें एटमॉस्फेयर में से। अब उस कार्बन का हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं या फिर हम उसे किसी और काम में ले सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उसमें भरी जाती है, सिलेंडर जो होते हैं आग बुझाने के लिए, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह हम CO2 को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा इनहेंस्ड वेदरिंग। इनहेंस्ड वेदरिंग क्या है, हम क्या करें, एसेलरेट करें नेचुरल वेदरिंग को। क्या करें, जो नेचुरल वेदरिंग हो रही है उसको एसेलरेट कर दें बाय स्प्रेडिंग सिलिकेट रॉक। सिलिकेट रॉक को स्प्रेड करके हम उसको बढ़ा दें। नेचुरल जो वेदरिंग हो रही है पत्थरों की, हम उसकी वेदरिंग को तेज़ कर दें। कैसे तेज़ कर दें, सिलिकेट रॉक्स को स्प्रेड करके। विद स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन बिटवीन रॉक्स एंड वाटर एंड एयर, इट ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड परमानेंटली स्टोरिंग इट इन सॉलिड कार्बोनेट मिनरल्स और ओशियन एल्केलिनिटी। समझ में आया? तो ये मेरे 3 मेथड हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। देखो अब हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, तुम्हें पता है हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। तो क्लाइमेट टेम्परेचर राइज़ करने के कारण क्या है, एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या कर रहा है, हमारे जो लाइट रेज हैं जो अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, जब वो बाहर लौट के जा रही हैं तो उन्हें उनमें से कुछ परसेंटेज लाइट रेज को ट्रैप कर ले रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज़ होता जा रहा है। अब अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं कर सकते, पर हम कुछ और तो कर सकते हैं। हम सनलाइट जो आ रही है अर्थ में, जो एंटर कर रही है, उस सनलाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। कम सनलाइट अर्थ के अंदर एंटर करे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर खुद राइज़ नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। हम सोलर रेडिएशन को मैनेज कर लें। ठीक है, तो इसकी एक टेक्नोलॉजी है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। क्या है, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इससे हम क्या करते हैं, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग से हम जो क्लाउड्स हैं उनको ब्राइटर बनाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू द स्पेस, ताकि वो सनलाइट को वापस स्पेस में भेज दें। तो देखो जो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लाउड्स को ब्राइटर बना रहे हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड है, क्लाउड को ब्राइटर बनाते हैं सी वाटर को यूज़ करके। यहाँ याद रखना, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग में हम सी वाटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पूछ सकता है कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग में हम क्या करते हैं, हम समुद्र के पानी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लाउड्स को ब्राइटर बना रहे हैं। जिससे क्या होगा, सनलाइट वो उनका एल्बिडो बढ़ जाएगा क्लाउड्स का। अगर क्लाउड्स का एल्बिडो बढ़ जाएगा तो जो सनलाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करके भेज देंगे वापस एटमॉस्फेयर में वापस। तो जिससे क्या होगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी है इसमें मिरर इन स्पेस। हम क्या कर दें, सैटेलाइट लॉन्च कर दें हम, जो जिनमें क्या हो, मिरर्स लगे हों। जिससे क्या होगा, हमारा जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। तीसरा, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। हम क्या करें, एरोसोल स्प्रे कर दें हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर कूलिंग थ्रू ग्लोबल डिमिंग एंड इंक्रीज्ड एल्बिडो। देखो सिमिलर टू वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, मेन गैस होती है जो रिलीज़ होती है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो क्या बना लेती है, वो एरोसोल्स की फॉर्म में स्प्रे हो जाती है। जब वो सनलाइट से रिएक्ट करती है तो सल्फेट्स बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सल्फेट्स बना लेती है। और सल्फेट्स जो हैं ये एरोसोल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एरोसोल्स की तरह काम करते हैं तो क्या बनाते हैं,
ये जो सनलाइट आती है ना, उस सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देते हैं ये एरोसोल्स, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को, और तो अगर हम ये काम नेचुरली करें, अगर हम जो ये मेरा उसकी वजह से जो हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो हो रहा है, अगर मैं इस काम को क्या करूँ, नेचुरली करूँ, ठीक है, मैं एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ा दूँ, तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, समझ में आए। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए और सोलर इंजीनियरिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के लिए हमने पढ़ा बायोचर, डायरेक्ट कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेंस्ड वेदरिंग, हम क्या करें, वेदरिंग को इनहेंस कर दें, ठीक है। इसके बाद हमने सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट पढ़ लिया, जिसमें हमारा मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग है, मिरर इन स्पेस, और स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ये क्या है, तो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। ये क्या है, एनसीसीआर एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, याद रखना। ये पूछ सकता है कि एनसीसीआर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आती है या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है, तो एनसीसीआर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। इसके बाद शोर लाइन मॉनिटरिंग, एनसीसीआर क्या करती है, मॉनिटर करती है। ये जो एनसीसीआर है मेरी, ये शोर लाइन को मॉनिटर करती है, ठीक है, कि हमारे जो समुद्र के किनारे पे कितना चेंज हो रहा है अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट, हमारे इंडियन कोस्ट के अलॉन्ग, हमारे इंडियन कोस्ट के अलॉन्ग, समुद्र के किनारे के अलॉन्ग हमारे कितना चेंज हो रहा है उसको क्या करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, शोर लाइन को मॉनिटर करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द सेंटर एम्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव इंडियाज़ कैपेबिलिटी टू एड्रेस चैलेंजेस इन द कोस्टल जोन दैट हैव सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन। मतलब जो ये किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी जो सरकार है वो ये चाहती है कि हम कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, और जो चैलेंजेस आएंगे, जो चैलेंजेस आते हैं हमारे, कहाँ पर चैलेंज आते हैं, कोस्टल जोन में, सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उन सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाएँ, उनसे लड़ पाएँ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका एक प्रोग्राम है मत्स्य 600, मत्स्य 600 पार्ट ऑफ डीप ओशियन मिशन, वो इसी का प्रोग्राम है हमारे एनसीसीआर का। तुमने सुना होगा मत्स्य 600, जिसमें क्या है, हमारे जो उनको डीप ओशियन मिशन के लिए भेजना है कुछ लोगों को, ठीक है। तो मत्स्य 600 क्यों बोला इसका नाम, क्योंकि जो डेप्थ है ना वो, अब देखो आई गया, वो पढ़ते हैं जरा इसके बारे में, मत्स्य 600। तो मत्स्य 600 क्या है, इसको इसका दूसरा नाम है समुद्रयान। देखो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है गगनयान। गगनयान क्यों गगनयान न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि जो हमारे 3 जो स्पेस क्राफ्ट में वहाँ पर सॉरी स्पेस में जाने वाले हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के, और उनको कौन भेज रहा है, इसरो भेज रही है। तो गगनयान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। गगनयान के साथ समुद्रयान भी न्यूज़ में है, तो समुद्रयान याद रखो। समुद्रयान को हम क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, समुद्रयान मत्स्य 600, मत्स्य 600, समुद्रयान मत्स्य 600, है ना। ये क्या है, ब्लू इकोनॉमी के लिए है ये, और मोर व्हाट वी नो सो फार, समझते हैं जरा इसके बारे में। तो देखो यहाँ दे रखा है, ये न्यूज़ आई थी 14 सितंबर 2023 को, कि इंडिया का प्लान है 3 ह्यूमंस को भेजने का, एक समर से वो बनाकर, क्या बोलते हैं, सबमरीन, टू एक्सप्लोर द डीप ओशियन। देखो गगनयान में भी 3 लोग भेजने हैं, और समुद्रयान में भी 3 लोग भेजने हैं, ठीक है। क्या बना के, सबमरीन बना के हमारे जो इंडियन कोस्ट की जो डीप सी वेड है, उस डीप सी वेड की स्टडी करने के लिए, ठीक है। हमको क्या करना है, समुद्रयान मिशन हमने लॉन्च किया है, मत्स्य 600 भी इसको बोलते हैं। तो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO इज़ अ वाइटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO ये एक वाइटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया 2007 में, एंड इट्स एग्जीक्यूटिव आर्म आर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका जो एग्जीक्यूटिव आर्म हो गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर क्या आता है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमने पीछे पढ़ा, जो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वाइटल नहीं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया था 2007 में एज इट्स एग्जीक्यूटिव आर्म। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एग्जीक्यूटिव आर्म है। कौन है एग्जीक्यूटिव आर्म, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। अब अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, 3 अटैच्ड ऑफिस हैं, और 6 ऑटोनोमस बॉडी हैं। ध्यान देना, इसके अंदर 3 सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, 3 अटैच्ड ऑफिस हैं, और 6 ऑटोनोमस बॉडी हैं। अब हमको ये याद रखना है, देखो सबऑर्डिनेट ऑफिस कौन कौन सी है इसके अंडर,
तो इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट IMD दिल्ली, इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट IMD दिल्ली, जो हमारे बताती है कि बारिश कब होगी, इंडिया में कहाँ बारिश होगी, कितनी देर बारिश होगी, जो अलर्ट भी आते हैं हमारे फ़ोनों के ऊपर, वो कौन देता है? यही देता है, इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। इसके बाद दूसरी सबऑर्डिनेट बॉडी है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा, ये भी हमारे वेदर फोरकास्ट करती है। इसके बाद 3 अटैच्ड ऑफिस हैं इसके अंदर, कौन कौन सी है? सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR चेन्नई। तो इसमें 3 अटैच्ड ऑफिस हैं। इसकी 5 ऑटोनोमस बॉडी हैं, कौन कौन सी हैं? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा में ये। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये चेन्नई में। और देखो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, यही तो हमारा मत्स्य मिशन को लॉन्च कर रहा है, मत्स्य 600 को। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, ये तिरुवनंतपुरम में। आगे चलते हैं। हमारे न्यूज़ में रहता है हमेशा ग्रे वाटर फुटप्रिंट, ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ब्लैक वाटर फुटप्रिंट। अब इन फुटप्रिंट्स को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हमारा ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स। तो ग्रे वाटर फुटप्रिंट क्या है? ग्रे वाटर फुटप्रिंट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, ध्यान देना, ग्रे वाटर फुटप्रिंट क्या है? ये अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट द पॉल्यूटेंट्स। देखो हमने क्या करा, अब मेरे घर से मान के चलो कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हुए, उन पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करने के लिए कितना सही, जो अच्छा वो पानी है, फ्रेश वाटर है, कितना फ्रेश वाटर उन पॉल्यूटेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए लग रहा है। तो मतलब मैंने सपोज़ करो मेरे घर से 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ, 1 लीटर पानी वेस्ट हुआ जिसमें पॉल्यूटेंट्स थे बहुत सारे, पर उसको डाइल्यूट करने के लिए मान के चलो 20 लीटर पानी मेरा फ्रेश वाटर लगा। तो इसका मतलब जो मेरा ग्रे वाटर फुटप्रिंट है वो कितना हो गया? 20 लीटर हो गया। So it can also indicate whether the water body can handle the pollution or get affected by it। इससे ही पता चलता है कि मान के चलो मेरे घर से 10 लीटर जो है वेस्ट वाटर रिलीज़ हुआ और मेरे सामने एक कोई पार्क है, उस पार्क में फ्रेश वाटर भरा हुआ है और उसमें मान के चलो 100 लीटर फ्रेश वाटर है। अब वो 10 लीटर फ्रेश वाटर जो 10 लीटर पॉल्यूटेड वाटर था, उसको 100 लीटर फ्रेश वाटर साफ़ ही नहीं कर पाया, मतलब 100 लीटर फ्रेश वाटर उसको डाइल्यूट ही नहीं कर पाया इतने अच्छे अमाउंट में, या फिर डाइल्यूट कर दिया पर पूरा गंदा हो गया करते करते। तो इसका मतलब ये हमें ये पता चल गया कि 10 लीटर जो वेस्ट वाटर था उसको डाइल्यूट करने के लिए 100 लीटर फ्रेश वाटर लगा। यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो पानी है वो यूज़ हो रहा है वेस्ट वाटर को डाइल्यूट करने के लिए ग्रे वाटर फुटप्रिंट से। समझ में आया ग्रे वाटर फुटप्रिंट? अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं। इट मीन्स इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आइदर देयर्स नॉट इनफ वाटर टू एसिमुलेट द फॉस्फोरस और पॉल्यूशन load is so huge that the water system can't assimilate everything। फिर से समझते हैं। In many areas of the world either there's not enough water to assimilate the phosphorus or pollution load is so huge that water system can't assimilate everything said Meskin Mikonman ने, जो ऑथर थे, ऑथर ऑफ द स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ निब्रक्ष इन अ रिलीज। इन्होंने बोला यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? देखो समझ में आ गया ना हमारे ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स। अब यहाँ से एक और टॉपिक समझ लेते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वैसे मैंने अभी तुमको स्टार्टिंग में बताया था यूट्रोफिकेशन क्या होता है, समझते हैं चलो। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब सडन इंक्रीज़ हो जाए न्यूट्रिएंट्स का, मान के चलो ऐसा अज्यूम करो तुम्हारे गाँव में कोई पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो गया, अभी रिसेंट उसके आसपास जितने भी खेत हैं उनमें फर्टिलाइज़र लगाया था गेहूँ की खेती करने के लिए सपोज़ करो। अब जब मैंने उसमें फर्टिलाइज़र लगाया था तो बारिश हुई, बारिश की वजह से क्या हुआ, सारा पानी जो है फर्टिलाइज़र के साथ उस पॉन्ड में आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सडन इंक्रीज़ हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स में इन अ वाटर बॉडी लीडिंग टू आउटबर्स्ट इन द एल्गी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ दिनों बाद, जब तुम 4-5 दिन बाद देखोगे, 8-10 दिन बाद, तो उस पॉन्ड में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो करने लग जाएंगी, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे, माइक्रोब्स ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। किसकी वजह से? फॉस्फोरस पॉल्यूशन की वजह से, जो कि हमारा उस खेतों से आके रिलीज़ हुआ। कॉजेज एल्गल ब्लूम, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम, विच कैन लीड टू द मोर्टेलिटी ऑफ फिश। देखो इसकी वजह से क्या होगा, फिशेस की मोर्टेलिटी हो जाएगी। खुद सोचो, सपोज़ करो ये पॉन्ड है, ठीक है, इस पॉन्ड में अगर यहाँ ऊपर सारे जगह अगर पेड़ ही पेड़ उग जाएंगे, पेड़ ही पेड़ उग जाएंगे, पेड़ ही पेड़ उग जाएंगे, तो जो मेरी सनलाइट है वो तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो मछलियों को तो सनलाइट मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो मछली क्या करने लगेंगी, मरने लग जाएंगी। दूसरी बात, जब ये जो है मेरा, ये जो मेरी एल्गी है, जब ये एल्गी भी तो डेड होगी,
जब ये एल्गी डेड होगी तो इस एल्गी को खाने कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा। इस एल्गी को खाने कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा। जब बैक्टीरिया इस एल्गी को खाएगा तो देखो बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो वो इस पॉन्ड की ऑक्सीजन को ख़त्म करेगा। बैक्टीरिया इस पॉन्ड की ऑक्सीजन को ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरी पॉन्ड की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। मेरे पॉन्ड की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस पॉन्ड की ऑक्सीजन को ख़त्म करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मछलियों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी और मेरी मछलियाँ मरने लग जाएंगी। जब मछलियाँ मरेंगी तो उन मछलियों को फिर और बैक्टीरिया खाएगा, फिर जब वो और बैक्टीरिया खाएगा तो और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो मेरा ये पूरा पॉन्ड था इसमें बिल्कुल ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और ये क्या बन जाएगा, एक डेड जोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक डेड जोन बन जाएगा। याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक डेड जोन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन पर्पस। ऑब्वियस सी बात है, जब पानी का ऑक्सीजन डिमांड ही खत्म हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी पानी में से, तो पानी कोई यूज़ का नहीं रहेगा इंसानों के लिए। तो याद रखना, अगर वाटर में से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो इंसानों के किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, अब मेरे कितने तरह के वाटर फुटप्रिंट्स होते हैं। सबसे पहला है मेरा ब्लू वाटर फुटप्रिंट। इसमें हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब मैंने वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम्ड फॉर वेरियस पर्पस, मेरी लाइफ के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी जगह वाटर यूज़ करते हैं, तो उस बहुत सारी जगह के लिए हमने कितना ग्राउंड वाटर, मतलब बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपनी लाइफ में हमने कितना ग्राउंड वाटर यूज़ किया। खेती करने के लिए हो सकता है, हमारे डेली यूज़ के लिए हो सकता है, तो उन सब के लिए मैंने कितना ग्राउंड वाटर कंज्यूम किया, वो मेरी क्या है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट है मेरा। सिंपल सी बात है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट। नेक्स्ट है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कंज्यूम्ड मेनली इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, देखो ग्रीन आ रहा है, हरियाली, हरियाली मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। तो जो बारिश से जो पानी आया, उस बारिश का कितना पानी मैंने यूज़ किया अपने एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में, वो मेरा क्या दिखाता है, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ग्रे वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, ग्रे वाटर फुटप्रिंट अभी हमने समझा कि अगर मेरा घर से एक वेस्ट वाटर निकल रहा है, उस वेस्ट वाटर को डाइल्यूट करने के लिए कितना फ्रेश वाटर लग रहा है मेरा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ब्लैक वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखो ग्रे वाटर फुटप्रिंट और ब्लैक वाटर फुटप्रिंट में थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रे वाटर फुटप्रिंट ये बताता है कि किसी पॉल्यूटेड वाटर को डाइल्यूट करने के लिए कितना फ्रेश वाटर लगा। ठीक है, वो ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ब्लैक वाटर फुटप्रिंट क्या है कि मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूट, मैं मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है पॉल्यूटेड वाटर रिलीज़ कर रहा हूँ अपने घर से, अपनी फैक्ट्री से, वो मेरा क्या है, ब्लैक वाटर फुटप्रिंट। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ अपने घर से या फैक्ट्री से, वो मेरा क्या है, ब्लैक वाटर फुटप्रिंट। वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट, देखो ये इस साल बहुत न्यूज़ में है। वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो समझना पहले ज़रा इसे एक एग्जांपल से। ये डेटा है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए, जो हम 1 किलो चावल उगाते हैं, उस 1 किलो चावल को उगाने के लिए हम 5,000 लीटर वाटर यूज़ करते हैं। कितना पानी यूज़ करते हैं, 5,000 लीटर। तो 1 किलो चावल उगाने के लिए मैं 5,000 लीटर पानी यूज़ कर रहा हूँ। अब इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है राइस। हम क्या कर रहे हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देखा जाए तो हम अपने पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, दूसरी कंट्री को हम अपना पानी दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाटर ट्रेड। हम जो है अपना वर्चुअली अपने पानी को ट्रेड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट। नेक्स्ट ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ठीक है, अब ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर जो हमारे घरों से वाटर आता है, ठीक है, गंदा पानी जो आता है, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, मतलब ऐसा ऐसा मतलब मान के चलो जिसमें केवल टॉयलेट का वाटर ना हो, टॉयलेट कंटामिनेटेड वाटर ना हो। जैसे हमारा जो घर का पानी है, बर्तन साफ़ करती है, ठीक है, सब्जी साफ़ कर दी, धो दी, तो उसका जो पानी होगा वो सब किस में आएगा, हमारा ग्रे वाटर में। पर जो दूसरा वाटर है, जो टॉयलेट वगैरह से जो निकल रहा है पानी, वो हमारा ग्रे वाटर में नहीं आता। ग्रे वाटर फुटप्रिंट समझ में आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीग्राम पर लीटर। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इससे कम हो जाती है तो इसका मतलब मेरा पानी क्या होने लग जाता है, ख़राब होने लगा हमारे इंसानों के लिए। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में अब। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डीकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या दिखाता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, किसको, बैक्टीरिया को। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, किनको खाएगी, उसको खाएगी, क्या बोलते हैं, एल्गी को। बैक्टीरिया जब एल्गी को बैक्टीरिया खाएगी तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को, मेरे बैक्टीरिया को कितना वाटर चाहिए, कितनी वाटर की ज़रूरत है उसे, उसको क्या बोलेंगे हम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। ये पूछा गया था, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा था कि शायद यूपीपीसीएस में पूछा था कि हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को किस में मेज़र करते हैं। तो इसे करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, याद रखना मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर में से मेज़र करते हैं, मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, तो अगर देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, पानी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएगा मेरे पानी में वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी ऑक्सीजन लेने की। और उसकी डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो ऑक्सीजन खत्म करेगा पानी में से, और पानी में से अगर ऑक्सीजन खत्म कर देगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, अगर मेरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो पानी में से ऑक्सीजन क्या होता है, ख़त्म होता है, कम होता है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, शायद मैंने पीछे भी गलत बोल दिया, मेरी जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उसका मतलब मेरा पानी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उतना ज़्यादा ख़राब पानी है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा बैक्टीरिया है। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड मतलब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रही है भाई उसमें, मतलब ऑक्सीजन खा रहे हैं बैक्टीरिया, इसका मतलब ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है उसमें धीरे धीरे। नेक्स्ट है मेरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब जो मेरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मेरे प्रेजेंट हैं वाटर में, ठीक है, उनको कितना, उनके केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए कितना पानी चाहिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन किसके, केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मेरे पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनके केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए कितना पानी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इंडिकेट हाई कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। मतलब जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका मतलब ये है कि उसमें उतना ज़्यादा बैक्टीरिया है, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया है तो वो क्या करेगा, मेरे पानी में से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब मेरा कितना अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर में। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो मेरी डिजोल्व ऑक्सीजन घटेगी, समझ में आता है। ठीक है, टू और मोर पॉल्यूटेड लोकेशन आइडेंटिफाई ऑन अ रिवर कंटिन्यूस सीक्वेंस कंसिडर पॉल्यूटेड रिवर। दो या दो से ज़्यादा लोकेशंस अगर हम रिवर में एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में पा लें, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉल्यूटेड लोकेशन, ध्यान देना, अगर किस रिवर को हम पॉल्यूटेड रिवर बोलेंगे तो इसको भी समझ लो, दो या दो से ज़्यादा लोकेशन अगर पॉल्यूटेड मिल जाएँ एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में किसी रिवर में, तो उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड रिवर बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 3 मिलीग्राम से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि मेरी रिवर्स स्ट्रेच है फिट फॉर आउटडोर बॉथिंग। ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसको भी समझ लो ध्यान से। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेरी 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, मतलब उसमें बैक्टीरिया कम है, अगर उसमें बैक्टीरिया कम है तो इसका मतलब ये है वो आउटडोर बाथिंग के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसमें हम आउटडोर बाथिंग कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पौंडीचेरी का वाटर क्यों लाल हो रहा है ये हमने समझ लिया, हमने रेड टाइड पढ़ लिया, हार्मफुल एल्गल ब्लूम पढ़ लिया, उसके कारण पढ़ लिए क्या उसका कारण है, हमने आयरन फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हमने क्लाइमेट इंजीनियरिंग में पढ़ लिया सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और CO2 रिमूवल। ठीक है, हमने पढ़ा नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के बारे में, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के बारे में, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर उसकी जो एग्जीक्यूटिव हैंड है वो क्या है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमने ग्रे वाटर फुटप्रिंट पढ़ा। ग्रे वाटर फुटप्रिंट याद होगा कि किसको कितना पानी चाहिए पॉल्यूटेड वाटर को डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स पढ़े अलग अलग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं क्वेश्चन को, कि ये कुछ वाटर फुटप्रिंट्स दे रखे हैं, अब ये बताना इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें बोला ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या है, अमाउंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। समझ में आ गया, सही है पहला वाला, कि ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या था, कितना सरफेस, हमने पढ़ा ना ब्लू वाटर फुटप्रिंट मतलब मेरी डेली मर्रा के लिए मुझको कितना ग्राउंड वाटर में कंज्यूम करूँगा। ठीक है, मैं कितना ग्राउंड वाटर कंज्यूम करूँगा डेली मर्रा अपनी ज़िंदगी के लिए, उसको क्या था मेरा ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर क्या था, ग्रीन हमने पढ़ा था हरियाली, हरियाली कैसे, जो बारिश हो रही है, रेन वाटर जो हो रहा है उसका मतलब हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो इसमें क्या बोला है, क्या ग्रीन वाटर फुटप्रिंट यही था, ध्यान दो, कि ग्रीन वाटर फुटप्रिंट यही था कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट पॉल्यूटेंट, ये तो भाई ग्रे वाटर फुटप्रिंट था। हाँ,